क्यों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम पढ़ेंगे बाल विकास के पहले आयाम के बारे में, जहां हम कल पढ़ाए हुए थे आप लोगों को बाल विकास के बारे में तथा उसके आयाम कुछ बताए हुए थे, जो आयाम के 6 भाग हैं, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले उस आयाम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए पढ़ते हैं इसके आयाम के बारे में, एक एक करके अच्छा से पढ़ेंगे। साथियों, विकास के आयाम में हमने आपको बताया था, पहला आयाम होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होता है वो शरीर का विकास होता है। शारीरिक विकास हमारे शरीर का विकास होता है। शरीर का विकास का मतलब है कि हमारे शरीर में परिवर्तन, जब छोटे बच्चे में उसके शरीर के धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है, और जितना ज़्यादा परिवर्तन करता है हम कहते हैं शारीरिक विकास उतना ज़्यादा हो रहा है। और एक टाइम तक आता है कि शारीरिक विकास रुक जाता है। जिस शरीर का बढ़ना शारीरिक विकास कहलाता है। जो शरीर में, हमारे शरीर में जो परिवर्तन आता है उसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। उसके बाद मानसिक विकास। मानसिक विकास को हम बौद्धिक विकास के नाम से भी जानते हैं और संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। मानसिक विकास को ही हम बौद्धिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही है। आपके एग्जाम में कभी बौद्धिक विकास मिलेगा तो कभी संज्ञानात्मक विकास मिलेगा, कभी मानसिक विकास मिलेगा। घबराना नहीं है, तीनों का नाम सेम ही है। इसमें हम जिस चीज़ का विकास करते हैं वो होता है कल्पना करना, तर्क करना, स्मरण करना, विचार करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, निरीक्षण करना। इन सभी जो चीज़ हमारे बुद्धि के थ्रू हो रहा हो, हमारे बुद्धि के थ्रू जो चीज़ हो रहा हो उस चीज़ का हम विकास करते हैं, उसी को हम कहते हैं मानसिक विकास। उसके बाद आता है सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास के अंतर्गत हम अपने संवेग पर विकास करते हैं, संवेग का विकास करते हैं। संवेग का विकास, जो हमारा संवेग है, संवेग क्या सब होता है? भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सभी क्या है? संवेग है। इसी में जैसे स्नेह, प्रेम, खुशी, ये सब क्या है? हमारा संवेग है। इस संवेग पर विकास करते हैं। संवेग पर विकास करने का मतलब ये होता है कि हमें इस चीज़ सबसे मुक्त होना होता है। मतलब हम जब बच्चे होते हैं तो ज़्यादा क्रोधित होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं तो क्रोध खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता है, प्रेम खत्म नहीं होता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि इस पर हम विकास कर रहे हैं। अब मतलब फालतू का प्रेम नहीं कर रहे हैं, जो रियल प्रेम है वो चीज़ हम करते हैं, बाकी फालतू का प्रेम खत्म हो जाता है। इस सब चीज़ पे विकास करना, विकास करने का मतलब ये सब चीज़ खत्म करना, इसी को हम कहते हैं सामवेगिक विकास। उसके बाद गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास को हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। गत्यात्मक विकास को हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक शक्ति का विकास करना। क्रियात्मक शक्ति क्या सब है? तो हम चलते हैं, टहलते हैं, उसके बाद दौड़ते हैं। जैसे बच्चा हुआ तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? उठ के बैठता है। सबसे पहले क्या करता है? बैठता है। फिर किसी चीज़ के सहारे वो खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसी के सहारे टहलने की कोशिश करता है। तो ये सब क्या हो रहा है? क्रियात्मक शक्ति का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? बच्चों में क्रियात्मक शक्ति का विकास हो रहा है। तो उसमें मेन जो भूमिका निभाता है वो भूमिका क्या निभाता है? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मांसपेशियाँ एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन। बच्चों का जो मांसपेशी होता है और उसके तंत्रिका तंत्र होता है, इन सभी के गतिविधि जो होता है उस पर संयोजन करना। मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र को के गतिविधियों का संयोजन, इसी पे हम नियंत्रण करते हैं। इसी नियंत्रण का विकास करना गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा भाषाई विकास। भाषाई विकास, जब हम अपने भाषा का विकास करते हैं, जो हम बोलते हैं उसका विकास करते हैं, इसी के अंतर्गत आता है भाषाई विकास के अंतर्गत। जब बच्चा मान लीजिए बहुत छोटा होता है तो वो एक शब्द बोलता है। सबसे पहला शब्द होता है माँ। माँ शब्द बोलता है, और माँ शब्द के आगे उसको अभी कुछ नहीं बोलेगा, उसके कुछ टाइम बाद पापा, दादा, नाना, नानी सब कुछ बोलने लगता है। फिर धीरे धीरे 2 शब्द बोलने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे 3 शब्द, फिर एक वाक्य बोलने लगता है। तो क्या हो रहा है? उसका भाषा का विकास हो रहा है। तो ये जो विकास हो रहा है उसके भाषा का, वो किसके अंतर्गत आएगा? भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद सामाजिक विकास। समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं हम। सामाजिक विकास कहाँ होता है? समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का, समाज का जो भी नियम है,
जो भी वहाँ, मान लीजिए हर समाज का अपना अपना कुछ ना कुछ नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत हम वहाँ पे जो सामाजिक स्तर पे सही हो, नैतिक मूल्यों का मतलब सामाजिक स्तर पे वो सही होना चाहिए, उस चीज़ को हम अपने आप अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सामाजिक विकास। वो किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। साथियों, आपको ये विकास के जो आयाम है, ये 6 विकास का आयाम आप लोग पढ़ लिए। अब चलिए इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं जो एक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों, ये सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो इनमें से बाहर आपको नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये इतना ही सिद्धांत पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। बाल विकास का सिद्धांत हमें क्या बताता है? पहला बताता है कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब क्या है? विकास निरंतर होते रहता है। विकास जो है वो निरंतर होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। ये नहीं है कि आज विकास रुक जाएगा और कल फिर शुरू हो जाएगा। तो पहला सिद्धांत बताता है कि विकास निरंतर होते रहता है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता, इसका मतलब यह है कि जहाँ 2 बच्चा है तो दोनों का विकास का जो क्रम होगा वो एक समान ही होगा। क्या होगा? क्रम एक समान ही होगा। भले ही कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा विकास कर लेंगे और एक दूसरा बच्चा थोड़ा कम विकास करेगा, यही होगा। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि एक ज़्यादा विकास कर लेगा, एक थोड़ा कम विकास करेगा, लेकिन विकास का जो क्रम होगा वो समान होगा। विकास का क्रम का मतलब क्या है? अगर विकास जैसे सिर से लेके और पैर की ओर हो रहा है, तो सिर से लेके पैर कर दूसरा बच्चा में भी वही विकास होगा। ऐसा नहीं है कि उसका पैर से शुरू हो जाएगा विकास, बल्कि क्रम समान रहेगा। लेकिन होगा ये कि कोई जल्दी विकास कर लेगा, कोई थोड़ा लेट करेगा, लेकिन क्रम समान रहेगा। इसी के तहत आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि हमारा ये जितने भी आयाम है, विकास के जितने भी आयाम है, इस सभी में आपस में बहुत ही संबंध है। बहुत संबंध का मतलब है ये एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित अगर नहीं रहेगा तो बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि ये सभी विकास आपस में एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे अगर जिस बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, उस बच्चे का ये सब विकास भी धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। अगर किसी बच्चे में शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो ये सारा विकास भी उसमें बहुत प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए कोई एक विकास अगर बच्चों में रुक गया तो उसका सारा विकास प्रभावित हो जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत बताता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि विकास के जितने भी 6 आयाम है वो 6 आयाम एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। एकीकरण का सिद्धांत बताता है कि विकास जो है एक एक करके होता है। बच्चों में जो विकास हो रहा है वो एक एक करके होता है। मान लीजिए जब सिर से लेकर पैर की ओर से विकास चल रहा है तो पहले सिर का होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, एक एक करके विकास होगा। अब मान लीजिए बच्चा जो है पहले क्या करता है? पहले पूरी हाथ उठाता है, ऐसे पूरी हाथ उठाता है, फिर उसके बाद जाके उंगली को ऐसे हिलाता डुलाता है, फिर उसके बाद पूरे हाथ और उंगली को एक साथ हिलाता डुलाता है। तो यही होता है कि विकास जो है एक एक करके होता है। यही एकीकरण का सिद्धांत बताता है हमें कि विकास बॉडी के हर एक पार्ट का एक एक करके होता है। उसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार से विकास होता है। 2 प्रकार से कैसे? एक होता है शिरोपधाभिमुखी या मस्तकाधिमुखी। शिरोपधाभिमुखी या मस्तकाधिमुखी एक ही है, दोनों 2 नाम है, बल्कि है एक ही, जो हमारे सिर से लेकर पैर की ओर विकास चलता है। सिर से जो विकास स्टार्ट होता है और पैर की ओर चलता है, यही बताता है हमारा ये शिरोपधाभिमुखी विकास। तो ये कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चा में मस्तिष्क का विकास होगा, फिर धीरे धीरे गर्दन का, मतलब बच्चा पहले अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल करेगा, फिर गर्दन पे, फिर नीचे कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद समीप दूरस्थ विधि, दूसरा है समीप दूरस्थ विधि। समीप दूरस्थ का मतलब सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर हमें ये बताता है कि पहले बच्चा, जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर यहाँ से विकास अगर कर रहा है तो पहले इस पे, ये जो कंधा है हमारा, इस पे कंट्रोल करेगा, फिर यहाँ कंट्रोल करेगा, फिर यहाँ कंट्रोल करेगा, और धीरे धीरे करके वो पूरे हाथ पे कंट्रोल करेगा। और ऐसे ही इस साइड भी ऐसा ही होगा कि पहले यहाँ कंट्रोल करेगा, फिर पूरे हाथ को ऐसे हिलाएगा, फिर इस पंजे पे कंट्रोल करेगा, फिर उंगली पे कंट्रोल करेगा, और फिर एक साथ पूरे पे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। यही हमारा समीप दूरस्थ विधि, जो कि सेंटर से बाहर की ओर चलता है। उसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत ये बताता है कि ये सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि पुनर्बलन उसको कहते हैं जो चीज़ हम एक बार पढ़ते हैं
पुनः रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करना ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। मतलब हम जिस चीज़ को जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। उसमें भी आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा बेहतर होता है। पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में याद करना, किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में पढ़ना। तो जैसे हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे तो वो और हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा प्रभावी होता है पुनर्बलन के अपेक्षा। उसके बाद एक लास्ट सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत बताता है कि कोई भी दो व्यक्ति दोनों के विकास में डिफरेंस होगा। कोई भी दो व्यक्ति दोनों के विकास में डिफरेंस होगा। हम जब पढ़ रहे हैं बाल विकास तो बच्चे के बारे में समझते हैं कि कोई भी दो बच्चा दोनों के विकास में अंतर होगा। यही बात बताता है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो साथियों, आप सभी पहले पढ़े विकास के आयाम के बारे में, फिर भी विकास के सिद्धांत के बारे में। दोनों आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आने वाले हर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जिस क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम ये जानेंगे कि जो चीज़ हम पढ़े हैं उस क्वेश्चन आंसर से रिलेट करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।